कभी ठंड में सिकुड़ कर देख लेना, कभी धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चल के देख लेना। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पुरखुलूस मुबारकबाद। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से 2 राष्ट्र हुए, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन इस्लाम के नाम पे बने हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गैर इस्लामी राष्ट्र हो गया है वो पिछले 75 सालों में। हमने मगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की घोषणा की और हम धर्मनिरपेक्ष रहे। यही वजह है कि मुल्क के हर सेक्शन से, हर धर्म के लोगों ने देश के निर्माण में हिस्सा लिया और देश को खड़ा किया। आज उद्योग, व्यापार, आईटी में हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। इसरो, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे कई संस्थान हमने बनाए हैं कि जहां से लोग निकल के पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा रहे हैं। जहां पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और एक गैर इस्लामी राष्ट्र बना, वहीं हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान बनाए, लेकिन पिछले चंद वर्षों से हम धर्मनिरपेक्षता से दूर जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं, बहुसंख्य भाइयों की धर्म की तरफ जा रहे हैं। किसी भी देश को बनाने में उसके नेताओं का बड़ी अहम भूमिका होती है। आज नेहरू से लेके मौजूदा पंतप्रधान मोदी साहब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है देश को, और उनके नेतृत्व में जो भी मंत्रिमंडल था वो बहुत आगे देश को ले जाने में कामयाब हुआ है। आज इन 75 सालों के आज़ाद लोकतांत्रिक देश में और 73 साल के गणतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों को क्या मिला, इस दृष्टिकोण से हम सिंहावलोकन करेंगे। सिंहावलोकन करते हैं, शेर जब आगे जाता है तो कुछ दूर आगे जाके पीछे पलट के देखता है कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। तो हम भी देखेंगे कि आज मुल्क को 73 साल में फ़ायदा तो हुआ है, ये हम जानते हैं, लेकिन कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है, ये भी देखेंगे। और ख़ास करके अल्पसंख्यकों की नज़रों से देखें तो बहुसंख्यकों की नज़रों से तो कई विश्लेषण आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्पसंख्यकों की नज़र से विश्लेषण करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, ज़रूरत इसलिए है कि इस मुल्क में अल्पसंख्यक नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। इनके भले होने पर राष्ट्र का भला होना बहुत कुछ डिपेंड करता है, और इनकी बुरी हालत में जाने से राष्ट्र के बुरी हालत में जाने के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। लिहाजा हम कोशिश करेंगे आने वाले चंद मिनटों में कि हम अल्पसंख्यक की नज़र से इस गणतंत्र को कैसा देखते हैं। अल्पसंख्यक, उसमें भी मुसलमान, इनके बारे में विश्लेषण करना ज़रूरी है। असल में मुसलमानों को जब भी जिस क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सबसे बड़ा उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में देश को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, वो अपने आप में एक बेमिसाल काम था। सेना में कैप्टन अब्दुल हमीद से लेके कश्मीर का जो लड़का औरंगज़ेब शहीद हुआ, वहाँ तक एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर मुसलमानों ने अपने मुल्क की रक्षा के लिए अपनी जानें दी। कैप्टन हनीफुद्दीन ने कारगिल में अपनी शहादत पेश की। सरफराज खान ने ईद की छुट्टी भी कैंसिल करके, हैदराबाद के सरफराज खान ने पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी शहादत पेश की।
इस तरह ये दो क्षेत्र हैं। खेलों की बात ले लीजिए, खेलों के क्षेत्र में मुसलमानों ने कई झंडे गाड़े। कैप्टन पटौदी से लेके पठान ब्रदर्स तक क्रिकेट में मुसलमानों ने देश को कंट्रीब्यूट किया, देश का नाम ऊंचा किया। जरीन खान ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाया। सानिया मिर्ज़ा ने जो हाल ही में निवृत्त हुई हैं, उन्होंने एक ऐसी विधा में, टेनिस में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जिसको पहले कभी कोई भारतीय इतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा सका था। उद्योग में अजीम प्रेम जी हैं, और भी कई छोटे मोटे कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। कोई क्षेत्र ऐसा बांझ नहीं बचा जिसमें मुसलमानों ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया देश को बड़ा बनाने में, महान बनाने में। शिक्षा संस्थान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई, जामिया मिलिया हुई, पूना की पी इनामदार हुए, अलाना हुए, अंजुमन इस्लाम हुई, ऐसे कई अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, शाहीन हुई कर्नाटक की। इनसे फारिग हुए लड़कों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन इन 73 वर्षों में दो चीज़ें अल्पसंख्यकों के नज़रों से बड़ी तशवीशनाक है। एक संविधान का कमज़ोर होना, दूसरी बहुसंख्यकों की धर्मांधता की तरफ लौटना। ये दोनों चीज़ें बड़ी तशवीशनाक हैं जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। वैसे तो 1947 से पहले से ही फसादों का सिलसिला शुरू हो गया था जो आज तक जारी है। मुसलमानों ने यहाँ के बहुसंख्यक भाइयों पर, यहाँ के नेहरू, गांधी, पटेल जैसे दिग्गज नेताओं के आश्वासन पर विश्वास किया, यहाँ पर रहे। इसके बावजूद भी फसादों से आज तक उनकी जान नहीं छूटी। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जहाँ फसाद नहीं हुए। 1992 की बाबरी मस्जिद की शहादत का सानिया मुसलमान भारत के कभी नहीं भुला सकते। वो पहला वाक़या था जहाँ पर मुसलमानों को के विश्वास को ठेस लगी। और दूसरी ठेस गुजरात में जो हुआ, और प्रशासन की जो भूमिका रही, इनएक्टिवेशन रहा, वो दूसरी ठेस लगी। फिर बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से रिज़ल्ट आया, वो तीसरी ठेस लगी। यानी बार बार ठेस लगती रही। फसादों के सिलसिले बंद हुए, टीवी ज़्यादा, चैनल ज़्यादा गए, नए नौजवान लड़के आगे जाके हर जगह कवर करने लगे। फसाद करना मुश्किल होगा तो बम स्फोटों का मामला आया। तो मस्जिद में बम स्फोट हो, क्या मंदिर में हो, हर जगह मुसलमान पकड़े जाने लगे। गुजरात में पंड्या के मर्डर में भी हैदराबाद के लड़के मुस्लिम के लड़के पकड़े गए, गृह मंत्री के मर्डर में। तो इस तरीके से मुसलमानों को पकड़ा जाने लगा। वो तो भला हो करकरे साहब के आला औलाद का कि उन्होंने मुसलमानों के माथे से आतंकवादी होने का जो टैग था उसको दूर किया। आतंकवाद के मामले थोड़ा सा पीछे नहीं पड़े कि मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया। मॉब लिंचिंग में 100-150 लोगों को मार दिया गया, कभी गाय के नाम पे, कभी किसी दूसरे नाम पे। हाफिज जुनैद को तो सिर्फ रेलवे में, वो तो ईद का सामान लेके रमज़ान में सफ़र कर रहा था, रोज़दार बच्चा था, उसको मार दिया। यानी कोई भी कारण नहीं, बस मारो। इस तरीके का मॉब लिंचिंग का शुरू हो गया। CAA NRC लाया गया, यानी मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। पठान मूवी का कंट्रोवर्सी देखिएगा कि वो एक देशभक्ति के ऊपर बनी हुई फिल्म है। उसमें एक्चुअली हिंदुत्व को प्रमोट किया गया। आज कल 25 तारीख को जो फिल्म रिलीज़ हुई और देख के बाहर निकलने वाले लोगों ने कहा कि इसमें तो हिंदुत्व को प्रमोट किया गया है। इसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि वो उसमें शाहरुख खान है, वो फिल्म का विरोध किया गया। हालांकि उसका प्रोड्यूसर मुसलमान नहीं है, उसका डायरेक्टर मुसलमान नहीं है, उसकी हीरोइन मुसलमान नहीं है, उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मुसलमान नहीं है।
कोई मुसलमान नहीं है। सारी फिल्म जो बनी है वो सब ने मिलकर बनाई है। इसके बावजूद भी सिर्फ लीड रोल में शाहरुख खान है, उसका नाम आगे इसलिए इतना किया गया। उसके लड़के को आयरन खान, ना उसका नाम मुसलमान जैसा है ना उसका काम मुसलमान जैसा, उसको खाली इसलिए कि शाहरुख खान का बेटा इसलिए ये किया। यानी धर्मांधता इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि मुसलमानों के लिए बड़ी यानी तशवीश की बात है। और मुसलमानों का इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपने मुल्क में रहने का वो कम हो गया है। इसी वजह से जमात इस्लामी हिंद को तुम ही कामयाब होगे अगरचे तुम मोमिन हो, ये मुहिम चलानी पड़ी महाराष्ट्र में। यानी कुल मिला के ये दो बातें हैं जो संविधान को कमज़ोर करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पे जो कि अच्छी तरीके से चल रहा था, उस पर ये उसको विवादास्पद बनाने की कोशिश की गई। पिछले चंद सालों में सीबीआई का बट्टाधार हो गया। उसमें सीबीआई के डायरेक्टरों में ऐसे झगड़े हुए जैसे कि गली में पानी के नल पे झगड़े होते। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की हालत हम देख रहे हैं, उसको ख़राब किया गया है। कई सरकारी संस्थान बिक गए, कई बिकने को तैयार हैं। इन्हें ये सारे ऑक्सफैम की रिपोर्ट पिछले ही हफ्ते आई जिसमें विषमता को इतना गहरा होता दिखाया गया है कि रिपोर्ट का नाम ही सर्वाइवल टू रिचेस्ट है। यानी गरीबों को का सर्वाइवल की बात नहीं, उसमें रिचेस्ट के सर्वाइवल की बात की जा रही है। 1% लोगों के पास 70% लोगों की बराबर की संपत्ति है। इस तरह की विषमता बढ़ती गई है। यानी ये भी एक बड़ा ख़तरनाक मामला है। इस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर ज़िंदा रहना पड़ता है। ये आज़ादी के 73 साल के बाद की सबसे बड़ी विफलता हमारे देश की है। जहाँ हमारे देश ने कामयाबी के झंडे गाड़े, वहाँ पर नाकामयाबी बहुत सी हैं। इस मुल्क को आज़ाद करने में सबसे पहले 1804 में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल हर्ब का फतवा दिया था। इसकी तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि शुरुआत आज़ादी की हमने की 1857 की जो मोमेंट थी उसको लीड बहादुर शाह जफ़र ने किया। उसको अपने बेटों और के सर तश्त में पेश किए गए। उसने कुर्बानियाँ दी, हज़ारों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। सिर्फ हमारी मुसलमानों की फेथ अलग है, इस वजह से अगरचे मुल्क में इस तरह का भेदभाव अगरचे होता है तो ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, मुसलमान इतनी संख्या में बढ़े कैसे? उन्हें हमारे फोरफादर्स को, हमारे पूर्वजों को मंदिर में नहीं जाने दिया, इसलिए वो मस्जिद में चले गए, दरगाहों में चले गए, वो मुसलमान हो गए। तो इसके लिए भी बहुसंख्य लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हिंदुत्व का नाम लेने वाले बार बार हिंदुत्व के लोग टूट के दूसरे धर्मों में क्यों जाते हैं? क्रिश्चियन धर्म क्यों फैला है? क्रिश्चियन लोग जिस दर्जे की यहाँ पर सेवा करते हैं आदिवासियों की, गरीबों की, उनके कॉन्वेंट्स है, वो कितने आला पैमाने पे चलाते हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ उनके ऊपर भी हमले किए जाते हैं। तो अब उधर ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन जाते उसके यूके के तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वक्त आया तो मुंडन करने की बात हुई थी। इस तरीके की संकीर्ण विचारधारा से कोई भी देश महान नहीं बनता। दुनिया का सबसे महान देश अमेरिका, वो अमेरिका के प्रॉपर के लोगों ने नहीं बनाया, दुनिया भर के लोग वहाँ गए और वो अमेरिका महान बनी। इसी तरह भारत को विशाल हृदय का प्रदर्शन करके खाली ये कह करके वसुधैव कुटुंबकम बोल के काम चलने वाला नहीं। सारे देश के सारी समाज को, सबको एक जगह ला के सबकी जो उपयोगिता है, जिस कार्यक्षमता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके हमारा देश महान बनेगा और महासत्ता बनेगा। ये बात हमारे बहुसंख्य भाइयों को ध्यान में लेनी चाहिए। अगरचे ये काम नहीं हुआ तो ये 73 साल में जितना कुछ कमाया है उतनी ही तेज़ी से वो गंवाने की नौबत आ जाएंगी और देश फिर से वापस 1947 के पहले की पोजीशन में चले जाएगा। क्यों तो हर इंडेक्स में देश पिछड़ रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछड़ रहा है, विषमता के इंडेक्स में पिछड़ रहा है, गरीबी के इंडेक्स में पिछड़ रहा है, प्रेस के इंडेक्स में पिछड़ रहा है, हर इंडेक्स में पिछड़ रहा है। तो इसको जब सुधारना है तो आज इस गणतंत्र के
दिन पावन पर्व पर हाँ आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें, ये कसम खाएं कि हम हमारे देश को, मुल्क को बेहतरीन और ताकतवर बनाने के लिए सब मिलकर जान लगा देंगे। जय हिंद। Subscribe for more informative videos. Thank you.